हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। मतलब भारत और उसके जो भी राज्य क्षेत्र हैं, चाहे राज्यों के हो, केंद्र शासित प्रदेश के हो या कोई अन्य क्षेत्र जो कभी भी भारत देश में शामिल होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं उसके बारे में संविधान में कहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में, जो संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 है, संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में संघ मतलब भारत देश और उनके क्षेत्र, उसके जो भी क्षेत्र हैं उसके बारे में बात करी गई है। तो अब हम देखते हैं कि संघ में जो क्षेत्र हैं वो कितने तरह के हैं। तो पहला तो हमारा हो गया कि जो राज्यों का क्षेत्र है, अभी 28 राज्य हैं। दूसरा हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके क्षेत्र। और तीसरा हो गया ऐसा कोई भी क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार अधिग्रहण करेगी। मतलब सरकार कभी भी जो किसी भी दूसरे क्षेत्र को जब कभी भी अधिग्रहण करेगी, देश में शामिल करेगी, उन क्षेत्रों के बारे में भी अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बात की गई है। तो राज्यों का जो क्षेत्र है उसका प्रशासन कौन चलाता है? तो राज्य सरकार। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चलाता है केंद्र सरकार। और जो क्षेत्र कभी भारत में शामिल किए जाएंगे उसके प्रशासन का अधिकार भी केंद्र सरकार को ही दिया गया है। तो अब हम एक एक करके जो अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 पे सबसे पहले हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 बताता है इंडिया यानी कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर है। एक, देश का नाम। एक तो सबसे क्या हो गया पहले कि देश का नाम। तो देश का नाम क्या हो गया? इंडिया या भारत। मतलब इंग्लिश में इंडिया हो गया, हिंदी में भारत हो गया। दूसरा कि जो देश है वह क्या है? तो वह राज्यों का संघ है। वो क्या है? राज्यों का संघ है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बताया था। उसी को हम लोग सीधा सीधा देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत को राज्यों का संघ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत संघ जो बना है वह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो राज्य एक दूसरे में समझौता किए कि हम साथ में आते हैं और इस तरह से एक एक करके 28 राज्य और बाकी केंद्र शासित प्रदेश में समझौता हुआ और एक देश भारत बना। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। जबकि अमेरिका में ऐसा है। अमेरिका के जो यूएसए में, अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उसके बीच समझौते का परिणाम ही अमेरिका है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह समझौते का परिणाम नहीं है। तो जब समझौते का परिणाम नहीं है तो भारत क्या हो गया? राज्यों का संघ हो गया। दूसरी बात अंबेडकर साहब ने ये भी कही थी कि जो राज्य हैं उसको कोई अधिकार नहीं होगा कि वह केंद्र से अलग हो। मतलब वह भारत से अलग हो जाए, ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा। किसको? राज्य को। तो मतलब राज्य को हमेशा के लिए भारत देश का हिस्सा रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य यह कहे कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग देश बनना चाहते हैं, तो वह नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इन दो वजहों से भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देश को फिर राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में क्यों बांटा गया? तो सिर्फ इसलिए ताकि प्रशासन के लिए सुविधा हो। मतलब देश में जो शासन व्यवस्था है उसको अच्छे तरह से चलाने के लिए ही देश को अलग अलग राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब इसी तरह हम लोग अनुच्छेद 2 पे आते हैं। अनुच्छेद 1 हमने देख लिया। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 उन जगहों के बारे में बात करता है, उन क्षेत्रों के बारे में बात करता है जो भविष्य में भारत में शामिल किए जाएंगे। मतलब जो अभी भारत में नहीं है उसके बारे में बात करता है। यह किसके बारे में बात करता है? भविष्य में जो जगह भारत में शामिल किए जाएंगे। तो इसके बारे में यह कहता है कि संसद को ऐसी शक्ति होगी कि वह अपनी शर्तों पर और नियमों पर, मतलब ऐसे शर्त और नियम जो संसद को ठीक लगे, उसके आधार पर वह भारत संघ में नए राज्य को शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है। मान लीजिए कभी किसी देश का कुछ हिस्सा भारत में शामिल किया जाता है। ठीक है। अगर किसी देश का कोई हिस्सा भारत में शामिल किया जाता है तो उस केस में चाहें तो उसको किसी दूसरे राज्य के साथ अटैच कर दें, या उसको चाहे तो एक नया राज्य घोषित कर दें, या उसको एक नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दें। तो यह कौन करेगा? यह संसद करेगी।
और जो शर्तें होंगे या जो उसके लिए नियम होंगे वह सभी संसद ही डिसाइड करेगी। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि यह सभी उन राज्यों या उन क्षेत्रों के बारे में है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। तो जो ये कुल मिला के ये है कि ये भविष्य में भारत में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में बात करता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 पे हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 3 जो मौजूदा राज्य है उसके बारे में बात करता है। मतलब अभी जैसे अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या कोई अन्य राज्य, तो यह उन राज्यों में परिवर्तन के बारे में बात करता है। अब परिवर्तन कैसे कर सकते हैं तो इसके कुछ तरीके हैं। जैसे मान लीजिए एक राज्य ये है और दूसरा राज्य ये है, हम चाहें तो इसका एक हिस्सा, मान लीजिए ये ए हिस्सा है और इसका ये बी हिस्सा है, इस दोनों को मिला के एक नया राज्य बना दें। इन दोनों को मिला के तो उस राज्य को दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ भाग को मिलाकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मान लीजिए ये कोई राज्य है, इसका ये सी पार्ट है, सी पार्ट को हम अलग देश, अलग राज्य घोषित कर दें, तो मतलब किसी राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इस सी को इस बड़े राज्य में मिलाकर और एक नया राज्य इसी राज्य का हिस्सा बना दें। तो यह भी कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य में मिलाकर। तो इस तरीके से जो इंटरनल एडजस्टमेंट है, ये क्या है, कुल मिला के आंतरिक बदलाव है। जो आंतरिक बदलाव है राज्य की सीमाओं में, उससे संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के बारे में बात करता है जो अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, और अनुच्छेद 3 उन क्षेत्रों के बारे में बात करता है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा है, और उसमें अगर कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि किसी भी राज्य के किसी हिस्से को हम दूसरे राज्य को दे सकते हैं, या दो राज्यों के अलग अलग हिस्से को लेकर हम एक नया राज्य बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अब हम इस कंडीशंस पे बात करते हैं। तो कंडीशन क्या है? पहला ये है कि अगर ऐसा कोई भी विधेयक लाया जाता है, अगर ऐसा कोई भी विधेयक लाना है तो संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब अगर कभी भी सरकार ऐसा चाहती है कि हम इस तरह का कोई भी परिवर्तन करें जो अनुच्छेद 3 के तहत है, तो उसके लिए संसद में उस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले उस विधेयक को राज्य की विधानमंडल को भेज देगा। जिस राज्य से संबंधित, जिस राज्य की सीमा में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, उस राज्य के विधानमंडल को वह विधेयक भेज दिया जाएगा और उससे उस पर विचार मांगा जाएगा। तो राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई भी विधेयक अगर आता है तो उसको पहले राज्य की विधानमंडल को भेजेंगे ताकि उसका विचार जान सकें कि वह क्या कहना चाहता है इस पर। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति या संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, कि राष्ट्रपति भेजेंगे उसको राज्य की विधानसभा के पास कि आप अपना विचार दीजिए, आपके राज्य में ऐसा परिवर्तन करने का भारत सरकार सोच रही है। लेकिन उसके विचार को राष्ट्रपति या संसद चाहे तो मान सकती है, चाहे तो नहीं मान सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या हम लोग कह सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष यह निकलता है कि संसद कभी भी पूरे देश के राजनीतिक मानचित्र को बदल सकती है। अभी मान लीजिए कोई राज्य हो, उत्तर प्रदेश है, कल को चाहे संसद तो उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बदल दे, चाहे तो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा उत्तराखंड में मिला दे, चाहे तो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा बिहार में मिला दे, या बिहार का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिला दे। तो देश का जो राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप है, उसको संसद कभी भी अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। दूसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य से विचार तो मांगा जा रहा है, लेकिन राज्य के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति या संसद। तो क्या मतलब हुआ कि राज्य की जो क्षेत्रीय अखंडता है या उसका जो अस्तित्व है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब राज्य के विरोध के बावजूद ऐसा किया जा सकता है कि उस राज्य के क्षेत्र को बदल दिया जाए, उस राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य को दे दिया जाए, या किसी और राज्य का और उस राज्य का कुछ हिस्सा लेकर एक नया राज्य बना दिया जाए,
या उस राज्य का कुछ हिस्सा लेकर एक नया राज्य बना दिया जाए। तो ऐसा कर सकते हैं। तो राज्य की ना तो क्षेत्रीय अखंडता रही और ना ही उसका निरंतर अस्तित्व रहा। यह भी कर सकते हैं कि कोई एक राज्य है, इसको 4 भाग में बांट दिए, ए बी सी डी, और चारों भाग किसी 4 अलग अलग राज्य में मिला दिया और ये राज्य खत्म हो गया। तो यह भी हो सकता है। तो इसका अस्तित्व नहीं है, निरंतर अस्तित्व का कोई भी गारंटी संविधान नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 4। जब हम अनुच्छेद 4 में आते हैं तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राज्य बनाए जा सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 2 उन राज्यों के बारे में बात करता है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, और अनुच्छेद उसके बारे में बात करता है जो अभी भारत का हिस्सा है। तो इन दोनों अनुच्छेद के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, क्या वह संविधान में संशोधन होगा या नहीं होगा? तो अनुच्छेद 4 कहता है नहीं, जो भी ये अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून होंगे वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब वह संविधान में संशोधन है लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह नहीं है। तो जब अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं है तो इसके लिए, इस कानून को बनाने के लिए या इस संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। किस बहुमत से हो जाएगा? यह साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ क्लियर देख रहे हैं कि संसद कभी भी राज्य की सीमा रेखा को कभी भी बदल सकती है, वो भी साधारण बहुमत से, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर किसी भारत के क्षेत्र को हस्तांतरण करना है, किसको? किसी दूसरे देश को, विदेशी देश या दूसरे देश को, अगर किसी दूसरे देश को भारत का कुछ हिस्सा देना हो तो उस केस में क्या हो सकता है? क्या अनुच्छेद 2 इन्फोर्स होगा या अनुच्छेद 3 लगेगा? तो अब जैसे अनुच्छेद 3 में हमने क्या कहा था कि जो इंटरनल एडजस्टमेंट है, जो आंतरिक बदलाव है किसी राज्य के लिए, वो हम अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं हो रहा है कि हम देश के अंदर उसको रख रहे हैं, हम यह बात कर रहे हैं कि वो किसी दूसरे देश को हम दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 3 जो है वह लागू नहीं होगा इस केस में। तो अगर भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना हो तो अनुच्छेद 3 लागू नहीं होगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, बेरुवारी यूनियन केस, और बेरुवारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जब कभी भी किसी दूसरे देश को देश का कोई हिस्सा देना है तो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और वह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होगा। और चूंकि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होगा तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी विशेष बहुमत की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? विशेष बहुमत की। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि जब सीमा विवाद को निपटाना हो, अगर किसी देश के साथ सीमा विवाद चल रहा है, उसको समाधान करने के लिए क्या करना होगा? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब 368 की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी दूसरे देश को देश का कुछ हिस्सा देना हो तो उस केस में तो अनुच्छेद 368 लागू करना पड़ेगा, और लागू होगा तो विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन अगर सीमा विवाद को सुलझाना हो तो उस केस में संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ तक अनुच्छेद 1 से 4 तक देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो देश में अभी 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 28, और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तक हम लोग पहुँचे हैं? तो देखते हैं कि ये कब कब किस तरह से चेंज हुआ इसमें। तो जब देश 1947 में आज़ाद हुआ उस समय 2 तरह के क्षेत्र थे। एक ब्रिटिश प्रांत थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन था, मतलब इसके शासन किसके पास था? ब्रिटिश सरकार के पास। और दूसरे वो क्षेत्र थे जिसको हम रियासत कहते थे। रियासत में शासन किसका था? राजा या राजकुमार का था। शासन किसका था? राजा राजकुमार का। लेकिन ये राजा और राजकुमार भी ब्रिटिश क्राउन जो थी उसके अधीन थे, ये इसके अधीन थे। तो रियासत में शासन दोनों पर ब्रिटिश सरकार का ही था, लेकिन यही था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उस पर प्रत्यक्ष शासन था, और रियासतों पर राजकुमार या राजा के थ्रू शासन था। मतलब वहाँ पर शासन तो राजा या राजकुमार कर रहे थे, लेकिन वह भी किसके प्रति जवाबदेह थे? ब्रिटिश क्राउन के प्रति। तो यह दो क्लासिफिकेशन थे 1947 में।
लेकिन जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तब यह हुआ कि दो देश बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। लेकिन समस्या वहाँ शुरू हुई जब रियासतों को विकल्प दे दिया गया। और विकल्प क्या दिया गया रियासतों को कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या इवन आप स्वतंत्र रह जाइए। इसको ध्यान रखिएगा। तो रियासतों को 3 विकल्प दिया, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रह जाओ। अब समस्या हुई स्वतंत्र रहने से। मेन जो समस्या हुई वह हुई स्वतंत्र रहने से, क्योंकि उस समय भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर 552 रियासत थी, जिसमें से 549 तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 ऐसे रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। एक तो हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर, जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो अब चूंकि स्वतंत्र रहने का भी उसको दे दिया गया था कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, तो इसमें से तीनों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। और यह तीनों ही काफ़ी बड़े रियासत थे। तो अब भारत सरकार ने इन तीनों को भारत में शामिल करने के लिए अलग अलग कार्यवाही की, जिसमें हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई और हैदराबाद को इस तरह से भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया गया और जनमत संग्रह में वहाँ की जनता ने भारत में शामिल होने के लिए वोट किया, तो जूनागढ़ भी शामिल हो गया। और बाद में कश्मीर को शामिल करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। जब कश्मीर में पाकिस्तान की सेना ने अटैक किया तो उस समय वहाँ के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर समझौता किया और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये सब हुआ उसके बाद 1950 में भारत में 4 तरह के क्षेत्र बनाए गए। भारत में कितने तरह के क्षेत्र बनाए गए? 4 तरह के। अभी कितने हैं? 2। अभी 2 कौन कौन से हैं? एक तो राज्य है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। और उस समय कितने थे? 4, जिसमें भाग ए में गवर्नर प्रांत को रखा गया था जो 9 थे। भाग बी में उन विधानसभाओं को रखा गया था, उन रियासतों को रखा गया था जिसके पास विधानसभा थी। और ऐसी कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी। 9 रियासतें ऐसी थी जिसकी विधानसभाएं थी, उसको बी में रखा गया। भाग सी में जो मुख्य आयुक्त से प्रशासित प्रांत थे और कुछ रियासतें थीं उसको रखा गया और इसका शासन उस समय केंद्र द्वारा होता था। और भाग डी के अंतर्गत सिर्फ एक जगह को रखा गया और वह था अंडमान एंड निकोबार को। अब क्या था कि जब भाग ए, बी, सी और डी तो बना दिया गया, लेकिन उससे पहले ही अलग अलग क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों की मांग शुरू हो गई कि हमारी यह भाषा है, हमें ये राज्य दे दो, हमारे लिए एक अलग राज्य बना दो भाषा के आधार पर। और इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्य मांगने की शुरुआत हो गई। सरकार ने इन मांगों को देखते हुए सबसे पहला भाषाई प्रांत आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। 1948 में ही पहला भाषाई प्रांत आयोग बनाया। 1948 में एक आयोग बनाती है एस.के. धर के चेयरमैनशिप में, और उसको कहती है कि इस बात को देखे कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है? तो इस आयोग को यह कहा गया कि यह देखा जाए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं। आयोग ने जब सिफारिश करी तो उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए साफ मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। उसने कहा कि जब राज्यों का पुनर्गठन करना ही है तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कीजिए। किस आधार पर कीजिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। जब समिति ने, आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया, विरोध और बढ़ गया। और जब विरोध और बढ़ी तो कांग्रेस ने 1948 में ही एक नई कमेटी बनाई, जेबीपी कमेटी कहते हैं। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। जब दूसरी कमेटी ने भी इस मांग को अस्वीकार कर दिया तब जाकर विरोध काफ़ी बढ़ गया और पोट्टी श्रीरामुलु थे आंध्र प्रदेश में, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। और अक्टूबर 1953 में भूख हड़ताल से पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई सरकार
मांग के आगे झुक गई और फाइनली सरकार ने 1953 में ही मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। कौन सा राज्य बना दिया? आंध्र प्रदेश। तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो जब श्री रामुलु की मृत्यु होती है, सरकार झुक जाती है डिमांड के आगे और सरकार ने मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया। और इस तरह से जो राज्य उस अस्तित्व में आए वह थे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इस पूरी समस्या को सही तरीके से और नए सिरे से देखने के लिए सरकार ने 1953 दिसंबर में एक नया आयोग बनाया, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग नाम से ही क्लियर है कि फजल अली क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और यह 3 सदस्यीय आयोग था और इसका भी काम दिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए भाषा के आधार पर, इसको देखने के लिए। 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली अध्यक्ष थे, 2 और सदस्य जो थे वह थे, एक के एम पानीकर और दूसरे एच.एन. कुंजरू। 2 सदस्य कौन कौन थे? के एम पानीकर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग ने सिफारिशें की और इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। पहली बार किसी कमेटी ने यह स्वीकार किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बना सकते हैं, लेकिन इसने यह भी कहा कि एक भाषा एक राज्य स्वीकार नहीं होगा। मतलब एक भाषा एक राज्य स्वीकार नहीं होगा। तो भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा। इन्होंने यह भी कहा कि जो राज्यों का पहले क्लासिफिकेशन था ए, बी, सी और डी, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समिति की सिफारिश के बाद, फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद संविधान में 7वां संशोधन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि फजल अली आयोग के सिफारिश के बाद ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और संविधान में 7वां संशोधन किया गया। और कमेटी ने सिफारिश की थी कि भाग ए और भाग ए, बी, सी और डी को ख़त्म किया जाए, मतलब 4 क्लासिफिकेशन जो है उसको ख़त्म करें। तो भाग ए और भाग बी के जो अंतर थे उसको ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह से 1 नवंबर 1956 को, यह डेट भी ध्यान रखिएगा और जो आगे ये नंबर है इसको भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए और ये 14 राज्य आज बढ़कर 28 हो चुके हैं और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर 8 हो चुके हैं। तो यह 1956 में फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर बने। बाद में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने, बम्बई से अलग करके। इसी तरह 2000 ईस्वी में 3 और राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग करके, झारखंड बना बिहार से अलग करके और उत्तराखंड बना यूपी से अलग करके। इसी तरह 2014 में तेलंगाना बना, किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था 1953 में। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिक्किम को लेके कि सिक्किम किस तरह से भारत का राज्य बना। इसके बारे में कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सिक्किम की हम लोग एक स्टोरी समझते हैं। 1947 तक सिक्किम भी भारत में एक रियासत हुआ करता था। उसका शासन कौन करता था? चोग्याल। तो सिक्किम में किसका शासन था? चोग्याल का। तो भारत में एक रियासत थी ये भी, जैसे और भी रियासत थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम को भारत का एक संरक्षित राज्य बना लिया गया। भारत का क्या हो गया? ये संरक्षित राज्य हो गया। संरक्षित राज्य का मतलब यह होता है कि जो उसकी रक्षा है, सुरक्षा की जवाबदेही, बाहरी मामलों की, विदेश मामलों की जवाबदेही और संचार की जवाबदेही वह भारत सरकार ने संभाल ली। तो जो किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को संरक्षित राज्य का दर्जा देता है वह उसकी सुरक्षा की जवाबदेही लेता है, उसके विदेश मामलों की जवाबदेही लेता है और उसके संचार की जवाबदेही लेता है। तो भारत सरकार ने भी ली। लेकिन 1975 में जाकर सिक्किम की जनता की डिमांड पर वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ और जब जनमत संग्रह हुआ तो जनता ने वोट किया कि चोग्याल संस्था को ख़त्म कर दिया जाए और चोग्याल संस्था को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से 1975 में जनमत संग्रह के बाद चोग्याल संस्था खत्म कर दी गई।
36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। और इस तरह से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम इस तरह से भारत का 22वां राज्य बना। और इस तरह से आज के डेट में बढ़ते बढ़ते भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।